स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब के इस चैनल पर। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी को कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र। ठीक है, तो चलिए आज से फिर से हम छत्तीसगढ़ के भूगोल को रिज्यूम कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास जो यथावत चलता रहेगा। केमिस्ट्री विषय भी आपको जल्द वीडियो मिल जाएंगे और उसके अलावा जो हमारा पहले से शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसे हम फिर से शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में आज से, जिसे छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अपवाह तंत्र या कौन कौन सी मुख्य नदी आती है जिनके आधार पर यह अपवाह तंत्र का नाम दिया गया है, उसे हम पहले देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेंगे। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, जो लगभग कुल अपवाह तंत्र का 56.15% कवर करता है। ठीक है, अपवाह तंत्र कहने का मतलब है किसी क्षेत्र से एक मुख्य नदी प्रवाहित होगी और उसकी सहायक नदियां आसपास के क्षेत्रों से आकर उसमें मिलेंगी, तो उस मुख्य नदी और उनके सहायक नदियों के द्वारा जितना क्षेत्र कवर किया जाएगा उसको उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दोस्तों, यह अपवाह तंत्र होता है। ठीक है, कि कौन सी मुख्य नदी वहां से बह रही है और उसमें कौन कौन सी छोटी नदियां आकर मिल रही है, तो जो भी बड़ी नदी होती है उसके नाम पर अपवाह तंत्र का नाम दिया जाता है। एकदम क्लियर है क्या? तो चलिए फिर देखते हैं। कुल इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं, या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को 5 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है महानदी अपवाह तंत्र। कुल अपवाह तंत्र का 56.15% कवर करता है ये। ठीक है, और अगर हम 1000 वर्ग किलोमीटर में बात करें तो इसका है एरिया 77.43 हजार वर्ग के 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है ये अपवाह तंत्र। ठीक है, तो एक तरीके से महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुख्य रूप से बहने वाली नदी महानदी होगी और इसमें आकर मिलने वाली जो सहायक नदी होगी उसको महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जा रहा है, जो कुल क्षेत्रफल का 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर कवर करता है। और प्रतिशत में अगर ध्यान रखें तो 56.15% कवर करता है। आगे देखें गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, अब एक चीज देखने योग्य बात यह है कि गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से उद्गम होता है उसका, और मुख्य रूप से तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में होकर बहती है। लेकिन गोदावरी नाम क्यों दिया गया, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत था। तो देखिए मैंने क्या कहा, अपवाह तंत्र बड़ी नदी के नाम पर दिया जाएगा, जो उस क्षेत्र में बड़ी नदी प्रवाहित हो रही है उसके आधार पर नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो गोदावरी अपवाह तंत्र है इसके पीछे नाम देने का पर्पस ये है कि छत्तीसगढ़ के इस वाले भाग में, मतलब ये कौन सा भाग है, बस्तर संभाग है, इस भाग में जो मुख्य नदी प्रभावित हो रही है वो है गोदावरी नदी। और फिर जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले भाग में, मतलब बस्तर वाले भाग में जो नदियां बहती है वो इस गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। इस कारण इस वाले भाग के अपवाह तंत्र को गोदावरी अपवाह तंत्र नाम दिया गया। क्लियर है क्या? ठीक है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कहलाएगी, कुल 28.64% को कवर करते हुए। ठीक है ना, और एरिया की बात करें तो 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर, 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया के हिसाब से कवर करेगा। तीसरा सोन नदी अपवाह तंत्र होगा। ठीक, 13.63%, तीसरे नंबर के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र सोन नदी अपवाह तंत्र। देखेंगे सबके बारे में। 18.789 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करेगा। चौथे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक, 1.03% कुल अपवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 1.42 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करेगा। और सबसे छोटा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, 0.55%। और एरिया की बात करें तो 750 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना भी है वो 1000 वर्ग किलोमीटर में है, मतलब इतने हजार वर्ग किलोमीटर कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ है कितना, 750 वर्ग किलोमीटर। इसको 750 हजार वर्ग किलोमीटर मत करिएगा। ठीक है, सभी में 1000 वर्ग किलोमीटर के रूप में है, इसमें केवल 750 वर्ग किलोमीटर के रूप में है। क्लियर है? तो ये आपको पहले ध्यान में रखेगा कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र को 5 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कुल कौन सी बड़ी है
और कितना प्रतिशत कवर करती है, कौन सबसे छोटी है, कितना प्रतिशत कवर करती है, ये पूरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और क्रम से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। अगर एरिया याद नहीं होता तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एरिया से प्रश्न मुश्किल तौर पे कहना चाहिए कि नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए, लेकिन प्रतिशत के तौर पे कम से कम आप याद कर लीजिएगा। जैसे 56.15% महानदी अपवाह तंत्र कवर करता है और सबसे छोटा 0.55% नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कवर करता है। इस प्रकार आप सभी के प्रतिशत को याद रख लीजिएगा और 1000 वर्ग किलोमीटर मतलब एरिया के हिसाब से करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। मतलब मैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर की तरफ बढ़ूंगा। क्या करूंगा? छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर की तरफ बढ़ूंगा। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में मतलब बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में जो अपवाह तंत्र है उसे कहा जाता है गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो नीचे से ऊपर बढ़ने की तरफ जो सबसे पहला हमारा आएगा वो है गोदावरी अपवाह तंत्र। इस कारण आज हम देखने वाले हैं गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में, जो 28.64% कवर करेगा कुल अपवाह तंत्र का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर गोदावरी अपवाह तंत्र। अब ये जो मैंने मैप बनाया है छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग है, आपको समझ में आ गया होगा, आपने बहुत बार मैप भी देख रखा होगा छत्तीसगढ़ का। मतलब ये मुख्य रूप से बस्तर, पूरे बस्तर संभाग को कवर कर रहा है, लेकिन यहां पर जो क्षेत्र है ये राजनांदगांव के भी दक्षिणी भाग को कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब राजनांदगांव के दक्षिणी भाग क्लियर और पूरा बस्तर संभाग ये आ रहा है किसके अंतर्गत? गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। एकदम क्लियर है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दंडकारण्य प्रदेश, ये दंडकारण्य का पठार जो हमने पढ़ा था प्राकृतिक विभाजन के आधार पर, वही पूरा कवर कर रहा है ये गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, कई बार हमको अपवाह तंत्र से डायरेक्ट प्रश्न देखने को नहीं मिलते, लेकिन हम थोड़े से गैसिंग से उस प्रश्न को बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप बने रहिएगा, सारी चीजें कवर करेंगे, A to Z सारी चीजें कवर करेंगे, इस टॉपिक से कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आपको अंत तक वीडियो देखना है और जो भी बातें मैं बताऊंगा उसको कवर करते चलना है। ठीक है, तो चलिए गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी मुख्य रहेगी ये हम देखते हैं। तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की दो नदी मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। पहली है इंद्रावती नदी और दूसरी है शबरी नदी। जैसे कि मैंने कहा था, इस भूभाग में बहने वाली मुख्य नदी के आधार पर ही नाम दिया जाएगा अपवाह तंत्र का। तो इस क्षेत्र में यह भी थोड़ा सा शामिल कर लिया गया है, जो महाराष्ट्र से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। यह मुख्य नदी है इस पूरे भूभाग में। अब इस गोदावरी नदी में जो नदी आकर मिलेगी वो उसकी सहायक नदी होगी। तो छत्तीसगढ़ की जो सहायक नदी होगी जो गोदावरी नदी में मिलेगी वो है इंद्रावती और शबरी। तो इस कारण छत्तीसगढ़ की गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपको दो नदी का नाम ध्यान में रखना है, इंद्रावती और शबरी। ठीक है, ये दो मुख्य नदियां हैं इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की। तो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, और फिर इंद्रावती और शबरी के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन इंद्रावती की फिर सहायक कौन सी होगी, शबरी की सहायक कौन सी होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। ठीक है, इंद्रावती नदी को ध्यान रखिएगा, बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है, बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। अब देखिएगा, सबसे शुरुआत करते हैं हम इंद्रावती नदी की। ये देखिए, ये जो मैंने बना रखा है, ये जो मैंने बना रखा है ना, ये जो मैंने बना रखा है ये इंद्रावती नदी है। देखिए यहां से शुरू होकर, डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है डायरेक्शन से, या ढाल किधर है भूभाग का, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, इंद्रावती नदी की शुरुआत या उद्गम यहां से होते हुए बह रही है किधर? पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ बहने के बाद फिर ये दक्षिण की तरफ होते हुए मिल जा रही है गोदावरी नदी में, है कि नहीं? शुरू में इसकी दिशा, इंद्रावती नदी की दिशा है किधर? पश्चिम की तरफ, और फिर पश्चिम की तरफ होने के बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है और जाके मिल जाती है गोदावरी नदी में। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो एक तरीके से बोलेंगे कि इस वाले भूभाग का ढाल किधर है, तो आप बोल सकते हैं पश्चिम की तरफ, लेकिन अंततः किधर तरफ मुड़ रही है? अंततः यह दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए गोदावरी नदी में मिल रही है। तो हम मुख्य रूप से इस भूभाग का ढाल दक्षिण की तरफ है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इंद्रावती नदी भी अंतिम रूप से दक्षिण में जाके मिल रही है, और जो शबरी नदी, जैसा कि मैंने कहा था दूसरी प्रमुख नदी, वो शबरी नदी भी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए जाके मिल रही है गोदावरी नदी में। तो मुख्य रूप से इसका ढाल, मतलब इस भूभाग का ढाल, मतलब इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाला भाग का ढाल जो है वह दक्षिण की तरफ होगा, ऐसा आप कह सकते हैं क्या होगा ऐसा। ठीक है,
तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिधर भी नदियों की प्रवाहित दिशा होगी, प्रवाह की दिशा होगी, उधर ढाल होगा, क्योंकि ढाल के तरफ ही तो पानी बहेगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये इंद्रावती नदी, अब देखिएगा कौन कौन से जिले से होकर बह रही है। सबसे पहले उद्गम हो रहा है उड़ीसा से। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुंगेर पहाड़ी, उड़ीसा के मुंगेर पहाड़ी या मुंगेर पर्वत से उद्गम होता है इंद्रावती नदी का, यह भी महत्वपूर्ण है। और अगर हम जिले का नाम याद रखें उड़ीसा का, तो कालाहांडी, जगह का नाम उड़ीसा का कालाहांडी, और पर्वत मुंगेर पर्वत या मुंगेर पहाड़ी से उद्गम हो रहा है इंद्रावती नदी का। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखेंगे। उद्गम मैंने बता दिया, उद्गम भी महत्वपूर्ण है, सब चीज नोट करते जाना है आपको। क्लियर है? चलिए, उद्गम हो गया, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी इंद्रावती नदी। सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगा बस्तर, बस्तर के आगे आएंगे पड़ेगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़े के आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, यहाँ पर पड़ेगा बीजापुर। तो 3 जिलों से प्रवाहित हो रही है इंद्रावती नदी। पहला है बस्तर, बस्तर के बाद आएगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद आएगा बीजापुर। 3 जिलों से प्रवाहित हो रही है इंद्रावती नदी। और फिर नीचे होते हुए बीजापुर यहाँ पर है, और भद्रकाली नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? भद्रकाली नामक स्थान पर यह गोदावरी नदी में मिल जाती है। भद्रकाली के समीप यह गोदावरी नदी में मिल जाती है। क्लियर है इतनी बातें? यह हो गई इंद्रावती नदी। साथ ही साथ नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने ब्रैकेट में इसी कारण लिख रखा है, इंद्रावती नदी की लंबाई 264 किलोमीटर होगी। 264 किलोमीटर होगी कुल लंबाई इंद्रावती नदी की। ये आपको ध्यान में रखना है, बॉक्स में बंद करके रखा है। जो 2 मुख्य नदी है ना, उसको बॉक्स में बंद करके रखा है। तो ये हो गया इंद्रावती नदी के संबंध में बातें। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रमुख नदी है शबरी नदी। ठीक है, शबरी नदी की कुल लंबाई 173 किलोमीटर, इसको नोट कर लीजिए। इसका उद्गम देखिए, ये भी उड़ीसा से उद्गम हो रहा है। शबरी नदी का भी उद्गम जो है उड़ीसा है। उड़ीसा के कौन से क्षेत्र से? कोरापुट क्षेत्र से या कोरापुट की पहाड़ी से। ठीक है, कोरापुट पहाड़ी या कोरापुट क्षेत्र से शबरी नदी का उद्गम हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये बॉर्डर से होते हुए बह रही है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है ना, सीमावर्ती तौर पे ये बह रही है और जाके फिर से आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी नदी में मिल जाएगी। मतलब दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए यह जाके मिल जाएगी गोदावरी नदी में। क्लियर है इतनी बातें? तो देखिएगा, ये हमने देख लिया, प्रवाहित दिशा हमने देख ली। अब इनके संबंध में बातें देख लेते हैं, मतलब इनकी कौन कौन सी सहायक नदी होगी और अन्य बातें। देखिएगा, सहायक नदी से भी प्रश्न ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रावती नदी की सहायक नदियों के बारे में, जिसे इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने कुछ कोड बनाए हैं, जैसे कि मैं आपको नदी जो है पूरा कोड से बताऊंगा, जिसको याद करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इंद्रावती की सहायक नदियों को हम कोड से याद करेंगे। अब ये जो इंद्रावती नदी है ना, इसमें कुछ नदी उत्तर से होते हुए आके मिलेंगी और कुछ नदी दक्षिण से होते हुए आके मिलेंगी इंद्रावती नदी में। तो देखिए, इसको मैंने बांट दिया, उत्तर से आने वाली नदी और दक्षिण से आने वाली सहायक नदी। ठीक है, मतलब उत्तर से नदी आके मिलेगी उसे उत्तर से आने वाली सहायक नदी कहेंगे इंद्रावती की, और जो दक्षिण से होते हुए आके मिलेंगी उसे दक्षिण से आने वाली सहायक नदी कहेंगे इंद्रावती नदी की। सबसे पहले बात करेंगे इंद्रावती की सहायक नदी जो उत्तर से आके मिल रही है इंद्रावती में। तो उसके लिए कोड आपको पहले याद रखना है कि इंद्रावती के उत्तर को नारंगी ने गुड बोला, बस ये कोड है। अब कोड तो इसमें कोई सेंस होगा नहीं, कुछ भी तरीके से आप बना लीजिए। तो ये कोड है मेरी तरफ से, इंद्रावती के उत्तर को, यहां पता चल रहा है कि इंद्रावती की सहायक नदी की बात कर रहे हैं। उत्तर को मतलब उत्तर से आने वाली सहायक नदी, तो लिखा इसी कारण इंद्रावती के उत्तर को नारंगी ने गुड बोला। नारंगी ने क्या बोला? गुड बोला। अब जो भी अंडरलाइन मैंने किया है उससे आपको सहायक नदी का पता चलेगा। जैसे यहां पर को से होगा कोटरी नदी, क्या होगा? कोटरी नदी। ठीक है, तो उत्तर से देखिए एक नदी आ रही है जो इंद्रावती में मिल रही है, कोटरी नदी, एक सहायक नदी हो गई। ठीक, को से कोटरी। नारंगी नदी, अब नारंगी यहां पर क्या लिखा है कि इंद्रावती के उत्तर को नारंगी ने गुड बोला, तो नारंगी से नारंगी नदी आएगा, नारंगी से नारंगी नदी ही आएगा। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये नारंगी नदी। ठीक है, ये नारंगी नदी उत्तर से होते हुए आके मिल रही है। क्लियर है? ने से आएगा निबरा, ने से क्या आएगा? निबरा, निबरा नदी, ये भी उत्तर से आ रही है। हालांकि मैंने यहां पर नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर से आने वाली एक नदी निबरा नदी। ठीक, निबरा। गुड से आएगा गुडरा, गुड से आएगा गुडरा नदी। ठीक है, निबरा गुडरा। ने को अंडरलाइन किया था तो उससे निबरा आया, गुड को अंडरलाइन किया था उससे गुडरा नदी आई, गुडरा। ठीक है, और देखिए यहां पर बोला से मैंने बो को अंडरलाइन किया है, मतलब इससे आएगी बोर्डिंग,
क्या आएगी? बोर्डिंग, बोर्डिंग नदी। तो ये उत्तर से आने वाली सहायक नदी हो गई इंद्रावती नदी की। एक बार फिर से बोलेंगे, इंद्रावती के उत्तर को नारंगी ने गुंड बाय बोला। को से आएगा कोटरी नदी, नारंगी से नारंगी ही होगा, ठीक। ने से होगा निवरा नदी, गुड़ से होगा गुडरा नदी, बो से होगा बोला के बो से होगा बोर्डिंग नदी। ये उत्तर से आने वाली सहायक नदी है इंद्रावती नदी की। आई थिंक याद हो गया होगा, बस इसको याद में रखना है और अंडरलाइन कर लेना है कुछ वर्ड्स को, ठीक है। वहां से आपका नदी निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब दक्षिण से आने वाली सहायक नदी किसकी? इंद्रावती की। देखते हैं, कोड है उसके लिए इंद्रावती के दक्षिण से। पता चल रहा है इंद्रावती की बात कर रहा हूं, दक्षिण से बात कर रहे हैं। तो इंद्रावती के दक्षिण से चिंता डसने आई। क्या डसने आई? चिंता डसने आई, ठीक है ना भैया। चिंता एक बहुत बड़ी चीज है, तो एक इंसान को डसते रहती है, इस प्रकार से आप ध्यान में रख लीजिए भाई, क्या बड़ी बात है। तो इंद्रावती के दक्षिण से चिंता डसने आई। अब कुछ कुछ मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है जिससे आपकी सहायक नदी निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ पर चिंता से ही मैंने दो अलग अलग अंडरलाइन किए हैं। मतलब ची से आएगा चिंता वागु, चिंता वागु, चिंता वागु, चिंता वागु नदी, ठीक है। ता से आएगा ताल पेरू, ताल पेरू, ताल पेरू नदी, ठीक है। अब डसने में ड भी है, स भी है, न भी है, सबसे अलग अलग नदी निकल कर आएगी दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। ड से आएगा डंकिनी नदी, डंकिनी नदी। स से आएगा शंकिनी नदी, और न से ऐसा माना जाता है, कई बुक में दिया है कई बुक में नहीं दिया है, नंदीराज नदी, ठीक है। नंदीराज, नंदीराज कहीं कहीं पर ये नदी के बारे में हमको देखने को मिलता है कि यह भी एक सहायक नदी है, लेकिन नंदीराज दंतेवाड़ा में एक चोटी का नाम भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो चोटी मुख्य रूप से जानी जाती है। अब नंदीराज नदी है या नहीं, ये कुछ बुक में है मेंशन कि नंदीराज नदी भी है, तो इस कारण मैंने आपको बता दिया। अगर इन केस आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चिंता डसने आई, आई का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मुख्य रूप से चिंता और डसने याद रखना है। तो चिंता के ची से आएगा चिंता वागु, ता से ताल पेरू, ठीक है। ड स ने, ड से भी मिलेगा, स से भी मिलेगा, न से भी मिलेगा। ड से डंकिनी नदी, स से शंखिनी नदी, ठीक है, और न से नंदीराज नदी। ये हो गए दक्षिण से आने वाली सहायक नदी इंद्रावती की। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो उत्तर से आने वाली, दक्षिण से आने वाली सारी सहायक नदियों का नाम मैंने आपको बता दिया, किसकी? इंद्रावती की। अब देखिए कुछ बातें, जैसे कुछ प्रमुख नदी भी है इस सहायक नदियों में। जैसे सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी की कोटरी नदी, ठीक है। कोटरी नदी, इसको ध्यान में रखिएगा। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट भी है, परलकोट। ये तो आपने सुना भी होगा परलकोट के बारे में। इस क्षेत्र को परलकोट भी कहा जाता था, किसके नाम पर? कोटरी नदी के नाम पर। मतलब कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट है, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कोटरी नदी का उद्गम है राजहरा की पहाड़ी। उद्गम भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो प्रमुख नदी है उसकी उद्गम की बात करेंगे बस, ठीक है। तो कोटरी नदी का उद्गम भी ध्यान में रखिएगा, राजहरा की पहाड़ी, राजनांदगांव वाले क्षेत्र से हो रही है। ये पूरा राजनांदगांव है, ठीक है। राजनांदगांव के नीचे आएंगे फिर क्या पड़ेगा? कांकेर, फिर आएगा यहाँ पर नारायणपुर वाला हिस्सा, फिर ये वाला क्षेत्र जो है बीजापुर पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो राजहरा की पहाड़ी उद्गम है कोटरी नदी का राजनांदगांव क्षेत्र से। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। आखिरी में हम क्या करेंगे कि पूरी नदियों को ऊपर से नीचे लिखेंगे, जो सबसे लंबी नदी है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और इस प्रकार हम क्रम से जमा लेंगे लंबाई के अनुसार। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको इंडिविजुअल अभी नोट करते चलिए। कुछ प्रमुख नदियों के ही लंबाई हमको ध्यान रखनी है, सभी नदियों की पता भी नहीं है और याद भी नहीं रखनी है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई किसके? कोटरी नदी के संबंध में। अब एक नदी हमने नारंगी नदी देखा था, तो नारंगी नदी का उद्गम होगा कोंडागांव से। कोंडागांव से और स्पेसिफाई करें तो माकड़ी तहसील से। तहसील हमने देखा था कोंडागांव के अंतर्गत, कौन सा? माकड़ी तहसील। तो कोंडागांव के माकड़ी तहसील से नारंगी नदी का उद्गम हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है बोलेंगे तो कोंडागांव आएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये हो गया आपका नारंगी नदी, कोटरी नदी, जो इंद्रावती की ही सहायक है। अब देखिए दक्षिण से आने वाली दो प्रमुख नदी को आपको ध्यान में रखना है, इसके संबंध में कुछ खास बातें हैं, वो है डंकिनी और शंकिनी, ठीक है। डंकिनी और शंकिनी या शंखिनी जो भी कह सकते हैं। तो डंकिनी का उद्गम क्षेत्र होगा डांगरी क्षेत्र, डांगरी क्षेत्र, या कहीं कहीं पर डोंगरी डांगरी की पहाड़ी भी लिखा है। क्या? डोंगरी डांगरी की पहाड़ी या डांगरी क्षेत्र। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ड से डंकिनी, ड से डांगरी, ड से डंकिनी, ड से डांगरी, याद हो गया। तो डोंगरी डांगरी की पहाड़ी या डांगरी क्षेत्र किसका उद्गम है? डंकिनी का उद्गम है। शंकिनी का उद्गम होगा दंतेवाड़ा के नंदीराज चोटी से। दंतेवाड़ा के नंदीराज
नंदीराज चोटी से उद्गम होगा शंकिनी नदी का। और एक तरीके से हम ऐसा भी कहते हैं कि शंकिनी नदी जो है डंकिनी की सहायक है। शंकिनी जो है डंकिनी की सहायक है, मतलब शंकिनी जाके डंकिनी में मिल जाती है और फिर अंतिम रूप से दोनों के दोनों इंद्रावती नदी में मिल जाते हैं। और दोनों के संगम पर, किसके संगम पर? डंकिनी और शंकिनी के संगम पर दंतेवाड़ा, प्रसिद्ध दंतेवाड़ा मंदिर है। ठीक है, दंतेवाड़ा में। क्लियर है? ठीक है, तो सारी जो अतिरिक्त बातें बता रहे हैं उसको भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंद्रावती के संबंध में सहायक नदी भी मैंने बता दी आपको, और उनकी जो सहायक नदी उसके संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये हो गई इंद्रावती की सहायक नदी। अब हम बात करेंगे कि शबरी, ये जो शबरी नदी है कोरापुट से उद्गम हो रहा है, इसका प्रवाहित दिशा इस तरीके से है। ठीक, जाके कहाँ पर मिल रही है? गोदावरी नदी से। ये गोदावरी नदी है ना आपकी, ये गोदावरी नदी है। ठीक है ना, लिखा हुआ ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी से शबरी नदी कुनावरम नामक क्षेत्र के पास में मिल जाती है, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम के पास शबरी नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। और ये जो है आपका सुकमा है। क्या है? सुकमा। इस सुकमा से इस कुनावरम तक 36 किलोमीटर की लंबाई में जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी शबरी नदी में जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है, जो सुकमा से कुनावरम तक है, 36 किलोमीटर लंबाई तक। और अल्टीमेटली फिर से गोदावरी नदी से होते हुए ये जल मार्ग कहाँ चला जाता है? विशाखापट्टनम। इतनी बातें अतिरिक्त आपको ध्यान में रखनी है। शबरी नदी की लंबाई हमने ऑलरेडी देख रखी है। ठीक है, अब शबरी नदी के संबंध में कुछ जलप्रपात की बात कर लेते हैं, कुछ प्रमुख नदी के संबंध में आने वाले जलप्रपात की बात कर लेते हैं। वैसे तो जलप्रपात एक अलग से टॉपिक हम पूरा देखेंगे, लेकिन चूंकि नदियां पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी प्रमुख जलप्रपात है उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे एक चीज़ तो ध्यान रखिए, इंद्रावती तो सबको पता है, इंद्रावती नदी में, ठीक है, लोहांडीगुड़ा नामक तहसील के पास में चित्रकूट जलप्रपात है। ये तो सभी जानते हैं, इंद्रावती में चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का न्यागरा, ठीक है, मतलब न्यागरा जो जलप्रपात है तो उसको हम क्या कहते हैं? इन चित्रकूट जलप्रपात को हम क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का न्यागरा है ये, क्योंकि सबसे चौड़ा है। जैसा जिस प्रकार न्यागरा जलप्रपात बहुत चौड़ा है, उसी प्रकार ये चित्रकूट जलप्रपात भी काफ़ी चौड़ा है। इस कारण चित्रकूट जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का न्यागरा कहा जाता है। नियागरा वाटरफॉल, नियागरा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, नियागरा जलप्रपात। किसको? चित्रकूट को। ये ठीक। तो चलिए पहले इंद्रावती के ही जलप्रपात की बात कर लेते हैं। इंद्रावती का प्राचीन नाम मैंने आपको नहीं बताया था, नोट करिएगा, मंदाकिनी। मंदाकिनी इंद्रावती का प्राचीन नाम। ठीक, इंद्रावती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। पहला तो चित्रकूट जलप्रपात जो बस्तर में ही है, लोहांडीगुड़ा तहसील के पास में। ठीक है, 7 धारा जलप्रपात या सप्तधारा जलप्रपात, कुल 7 प्रकार की धाराएं हैं, इस कारण इसको नाम 7 धारा जलप्रपात दिया गया है। जैसे कौन कौन सी 7 धाराएं हैं? जैसे शिवधारा शिवधारा, शिवचित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कपिल धारा और एक बोध धारा। तो इस प्रकार कुल 7 धाराएं हैं। इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया 7 धारा जलप्रपात। ठीक है, ये जो मैंने 7 नाम बताए हैं आपको मैं फिर से बताऊंगा जब जलप्रपात हम पढ़ेंगे। बोध घाट जलाशय है, ये जलप्रपात नहीं है। बोध घाट, बोध घाट क्या है? जलाशय है। तो वो भी क्या है? इंद्रावती नदी के पास में है, जो बस्तर में है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है जलप्रपात या जलाशय के संबंध में। शबरी नदी का पुराना नाम है कोलाब नदी, इसको भी आप नोट करेंगे। प्राचीन नाम कोलाब नदी, किसका? शबरी नदी का। कांगेर नदी के बारे में हम बाद में बात करेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल इतनी बातें हो गई। शबरी नदी में जो जलप्रपात होगा उसका नाम है गुप्तेश्वर जलप्रपात। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, शबरी नदी में जो जलप्रपात होगा उसे कहेंगे गुप्तेश्वर जलप्रपात। और शबरी नदी में ही, या शबरी नदी की एक सहायक नदी कांगेर नदी जो आगे आएगी, उसमें एक स्थान है भैंसादरहा नामक स्थान है। वहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। मतलब इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? भैंसादरहा नामक क्षेत्र में या स्थान में, जो कांगेर नदी में है, उसमें प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, कांगेर नदी पे है। और कांगेर नदी किसकी सहायक होगी? शबरी की सहायक होगी, ये हम देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं शबरी की सहायक नदी। तो शबरी नदी की सहायक नदी के रूप में 2 नदी आपको ध्यान में रखनी है। पहली कांगेर नदी और दूसरी मालेगर नदी। कांगेर नदी और फिर मालेगर नदी, ये शबरी की सहायक हो गई। अब कांगेर नदी की सहायक नदी देखिएगा, महत्वपूर्ण है। कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी।
मुनगा बहार नदी। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि मुनगा बहार नदी में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात उपस्थित है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है मुनगा बहार नदी में। मुनगा बहार किसकी सहायक है? कांगेर की। और कांगेर किसकी सहायक है? शबरी की। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और दूसरी मालेगार नदी शबरी की सहायक। कहीं कहीं पर मालेगार नदी को कांगेर नदी की सहायक भी कहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मालेगार नदी कांगेर की सहायक होगी तो कांगेर भी किसकी सहायक है? शबरी की। तो अल्टीमेटली वही बात हो गई कि मालेगार को शबरी की सहायक कहें या कांगेर की सहायक करें, कहें, एक ही बात हो सकती है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? सब छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात। क्लियर है? ठीक, तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं कुछ और बातें। कांगेर नदी के संबंध में और जलप्रपात कौन कौन सा होगा? तो कांगेर नदी में ही कांगेर धारा जलप्रपात होगा जो बस्तर में है। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र से बह रहा है। ये उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रवेश किया शबरी नदी। बस्तर से नीचे होते हुए कौन सा आ जाएगा? सुकमा जिला। तो 2 जिले से प्रवाहित हो रही है शबरी नदी, बस्तर और सुकमा। क्लियर है? ये राजनांदगांव, कांकेर, राजनांदगांव, ठीक है, फिर कांकेर, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या? नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद बीजापुर। कौन सी? कोटरी नदी। ये कोंडागांव फिर बस्तर, कोंडागांव फिर बस्तर। थोड़ा सा इमेजिन करिए, मैप को इमेजिन करिए आप, ठीक है ना? ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया कोटरी बेसिन किसे कहेंगे, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसे कोटरी बेसिन कहेंगे क्योंकि कोटरी नदी बह रही है। और प्रश्न इस तरीके से पूछ दिया गया था कि कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? तो छत्तीसगढ़ का यह कौन सा भाग है? छत्तीसगढ़ का यह दक्षिण पश्चिम भाग है। तो कोटरी बेसिन भी कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में होगा। इस प्रकार से प्रश्न आया है, काफी इजी है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। या फिर अगर कह दिया जाए कि अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कौन सा बेसिन है, ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे? कोटरी बेसिन है। यही तो अबुझमाड़ क्षेत्र है ना, यही पर तो नारायणपुर है, यही तो अबुझमाड़ क्षेत्र है। और इस अबुझमाड़ क्षेत्र में कौन सी बेसिन है, कौन सी नदी है? कोटरी नदी। तो इसका आंसर क्या कहेंगे? कोटरी बेसिन के अंतर्गत कहेंगे अबुझमाड़ क्षेत्र को। इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि हमने मैप में पहले क्या पढ़ा था। इसी कारण मैंने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ का, जिले के संबंध में बनाया था कि कौन सा जिला कहाँ पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बातें दोस्तों? तो कांगेर धारा जलप्रपात बस्तर में, महादेव घूमड़ जलप्रपात वो भी कांगेर नदी में माना जाता है, वो भी बस्तर में है। ठीक है, तो नदियों की जो प्रवाहित जिले हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इंद्रावती का मैंने बता दिया, शबरी का बता दिया, कोटरी का बता दिया, नारंगी का बता दिया मुख्य रूप से। और डंकिनी नदी, शंकिनी नदी दोनों दंतेवाड़ा से निकल रही हैं, दोनों के दोनों दंतेवाड़ा से निकल रही है और जाके मिल रही है कहाँ पर? दंतेवाड़ा में ही। ठीक है, तो एक तरीके से इनकी प्रवाहित जिले जो है वो दंतेवाड़ा ही होगा। क्लियर है इतनी बातें? एक और नदी के संबंध में ध्यान रखिएगा जो इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और वो है बाघ नदी। बाघ नदी जो है राजनांदगांव के फुलझाड़ी पहाड़ी से निकलती है। लिखना भूल गया हूं यहां पर मैं, फुलझाड़ी पहाड़ी से कौन निकल रहा है? बाघ नदी, जो इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए यहां से निकलते हुए ये आपकी छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा बनाते हुए, या महाराष्ट्र है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवाहित हो रही है और जाके मिल रही है वेनगंगा में। डायरेक्ट ये गोदावरी नदी में नहीं मिल रही है, देखिएगा बाघ नदी मिल रही है पहले वेनगंगा में, और वेनगंगा जो नदी है वो जाके मिल रही है फिर गोदावरी में। तो इस तरीके से बाघ नदी को भी इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। राजनांदगांव के फुलझाड़ी पहाड़ी से उद्गम हो रहा है बाघ नदी का। जब आप मुंबई हावड़ा वाली रेल लाइन में कभी ट्रैवल किए होंगे और नागपुर की तरफ गए होंगे या नागपुर से छत्तीसगढ़ आए होंगे तो आपको बीच में यह नदी देखने को मिलती है, बोर्ड भी लगा हुआ है बाघ नदी का। ठीक है, तो इतनी सारी नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी जहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र हो गया पूरा। ठीक, अगले वीडियो में हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र, जो काफी बड़ा अपवाह तंत्र है और बहुत सारी नदियों के नाम हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कोड से, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।